नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम आज आज़ाद भारत में अपनी सांसें भर रहे हैं, किंतु आज़ाद भारत में हम जो सांस ले रहे हैं, हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, हम अपने तौर तरीके से जीवन जी रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो उसका विरोध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते थे जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के। भारत सदियों से किसी न किसी का गुलाम बना रहा है, हम सब ने देखा है। इतिहास को अगर हम उठा लें तो जहाँ भी हम देखेंगे कि भारतीय प्रजा कहीं न कहीं किसी न किसी की गुलाम रही है, और इस गुलामी के जंजीरों से मुक्त होने के लिए ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए, बहुत सारे प्रयत्न भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक जो लेक्चर की सीरीज चल रही है लिलिया कॉलेज के द्वारा, सबसे पहले उनके प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सर, जो मेरे भी गुरु है, और उनका सानिध्य हमें समय समय पर प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं उनसे वंदन करता हूँ। इसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाने का काम जिन्होंने लिया है या वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, ऐसे महेश गढ़िया जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें ये चांस दिया, और मैं प्रोफेसर आर.एस. राठौड़, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भाणवड़, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीर योद्धा शहीद आजम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत जब गुलाम था तब बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उसको आज़ाद कराने के लिए प्रयत्नशील थे। साहित्यकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे थे, गीतकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे थे, क्रांतिकारी अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे थे, और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी हो या और उनके साथी, सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे थे। हम देखते हैं साहित्य में इसके बारे में बहुत लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता के बारे में हम देखें तो पुष्प की अभिलाषा आपने सुनी होगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, तू उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जिस पर वीर पुत्र जा रहे हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। मुझे आशा नहीं कि मैं किसी गजरे में गूंथा जाऊं, मुझे आशा नहीं कि मैं किसी भगवान के चरणों में चढ़ाया जाऊं। मेरी तमन्ना एक है कि मुझे उन वीर सपूतों के पैरों में चला जाए, ऐसी एक पुष्प की अभिलाषा। क्यों? क्योंकि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आगे कहते हैं कि अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे बढ़ने के लिए तुम प्रशस्त, ये पुण्य का पंथ है, बलिदान का पंथ पुण्य का पंथ है, और उस पथ पे तुम चलो। ये रास्ते आसान नहीं है, यहां पर आपको अंगारों पर चलना होगा। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ये प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।
प्रशस्त पुण्य पंथ, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये आम कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई 6 लेन हाईवे नहीं है जो आप मन चाहे गाड़ी चला लें। ये रास्ता कांटों से भरा है, अंगारों से भरा है। उस रास्तों पर आपको चलना पड़ेगा, तब जाके मातृभूमि को आजाद करा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, और इसी रास्तों पर चलने का काम जिन्होंने किया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, जिसे घर में बग्गू बग्गू बोला जाता था। कितना अच्छा ना, बग्गू, और उस बग्गू भगत सिंह बना। और भगत सिंह, आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके आइडियल कौन है, आपके आदर्श कौन है, तो आज का युवा किसी न किसी सेलिब्रिटी को चुनेगा, किसी हीरो को चुनेगा, अभिनेता उसका आदर्श होगा। किसी का शाहरुख खान होगा, किसी का सलमान खान होगा, किसी का आमिर खान होगा, किसी का ऋतिक रोशन होगा, और कोई होगा। क्या आपके आदर्श राजगुरु है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है? शायद हम धीरे धीरे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। याद करना चाहिए। जब जब भी हम इतिहास को, गुलाम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि कैसे लोग रहे होंगे। अरे जिस उम्र में हमें अपना खुद का पता नहीं होता है, उस उम्र में लोग शहीद हुआ करते थे। उस भारत के हम संतान हैं, उस देश की मिट्टी में हम जन्मे हैं। गौरव है हमें कि हम उस मिट्टी में जन्मे हैं। शहीद भगत सिंह 1907 में उनका जन्म हुआ। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं। कितने सारे लोग जन्मते हैं और मृत्यु हो जाती है। जो आता है वो जाता है, किंतु जीवन ऐसा जीना चाहिए, छोटी सी उम्र में भी लोग सदियों तक याद करते रहे। कितने साल हो चुके हैं, आज हम याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं। उस वक्त 35 करोड़ के आसपास जब भारत आजाद हुआ, तब 33 करोड़ के आसपास भारत की आबादी थी। 33 करोड़ लोग जो थे, उनमें से हम कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को याद करते हैं, या तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं है कि वो कहां पर शहीद हो गए, क्या हो गए। ऐसी तो बहुत साक्ष्य है, बहुत घटनाएं घटित हुई है जिसमें हमें पता भी नहीं है कि वो लोग शहीद हो चुके हैं। वंदन करते हैं जो ऐसे शहीद वीर है जिसका हमें पता नहीं है, उन सबको हम वंदन करते हैं। 1907 में जब उनका जन्म हुआ, साक्ष्य देखिए आप, जब लाहौर प्रांत में, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर उनका जन्म होता है। और पंजाब की धरती जो है वो ऐसे वीर सपूतों की धरती है। भगत सिंह का जन्म हुआ और उस समय कहा जाता है कि उनके दो चाचाओं की, क्रांतिकारी जो दो चाचा थे, उनकी रिहाई भी हुई। दो आनंद एक साथ। अब देखिए कैसे जुड़ता है भगत सिंह का जन्म होना और उनके क्रांतिकारी चाचाओं की बेल होना, एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। कई घटनाएं ऐसी होती है, हमें लगता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, किंतु ये सब कुछ न कुछ उसके तार उसके साथ जुड़ने होते हैं, तभी ये सारी चीजें होती है। भगत सिंह एक भरे बुरे परिवार में, खाते पीते परिवार में जन्मे थे। अच्छा माहौल था, किंतु क्रांतिकारी घर था।
कुछ कर दिखाने का जज्बा पहले से उनके मन में था, बचपन से, कि गुलामी क्यों, आजादी क्या है। किताबें थी कुछ घर में, पढ़ते थे, पता चलता था कि गुलामी क्या है, आजादी क्या है। क्रांतिकारी किताबें थी, पढ़ने में बहुत होशियार थे, स्कूल में भेजे गए। छोटी सी उम्र में स्कूल के सिलेबस के बाहर की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। कितनी किताबें पढ़ी। आज के युवा बच्चे मोबाइल को पढ़ते हैं या देखते हैं, क्या देखते हैं वो तो उनको पता होगा, हमें कुछ पता नहीं। भगत सिंह ने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ ली और उसके बाद उनके मन में ये सारी चीजें उमड़ने लगी कि आजादी आजादी आजादी, छोटी सी उम्र में। तो बचपन से ही उनके मन में ये सारी चीजें जो थी वो आ गई थी। इसीलिए गुजराती में आपने कહેવત છે કે મોરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે, कारण संस्कार उनके भीतर पहले से थे और धीरे धीरे ये आग जो थी वो उग्र स्वरूप जो थी वो धारण करने लगती है। जलियांवाला कांड हुआ, हम सबको पता है कितना भयानक रहा होगा वो दिन। फोटो में जब हम देखते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि कैसे हुआ होगा ये सब। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि हम गाड़ियों में घूमते हैं, मन चाहे स्थलों पर जा सकते हैं, कैसे ये सब मुमकिन हुआ। झांकिए अपने इतिहास में कितना बलिदान दिया। तो ये जलियांवाला कांड जो हुआ, और जलियांवाला कांड में लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, किंतु भौगोलिक रूप से अगर देखें तो उसकी जो व्यवस्था थी वो उस प्रकार की थी कि वहां से लोग भाग नहीं सकते। और जनरल डायर ने आके वहां पर गोलियों की बरसात कर दी। कितने लोग मारे गए, भगदड़ मच गई, कुएं में कितने लोग कूद गए। कहा जाता है कि आज भी उस कुएं में खून की बूंदें आती, कितने लोग मारे गए होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इन भगत सिंह के साथ जुड़ती जाती है। ये घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं भगत सिंह के साथ जुड़ती जाती है। और कहा जाता है कि भगत सिंह, ये जलियांवाला कांड हुआ उस समय करीबन 12 साल के रहे होंगे, और जलियांवाला कांड जहां पर हुआ था वह 40 किलोमीटर दूर था उनसे, और कहा जाता है कि वो पैदल चले गए। 12 साल की उम्र में पैदल 40 किलोमीटर तक चले जाना, घर में इधर उधर दौड़ धाम मच गई, बग्गू नहीं आया, बग्गू नहीं आया, बग्गू कहाँ गया। क्योंकि भगत सिंह तो गए थे अपनी मातृभूमि की शरण में, पैदल चले गए थे। रिक्शा की राह नहीं देखी, गाड़ी की राह नहीं देखी। कितनी आग होगी कि ये जलियांवाला कांड में इतने मेरे लोग, अपने लोग मारे गए हैं। क्या हुआ होगा वहां पर, कैसी जमी रही होगी, कैसी घटना होगी, देखने के लिए ये जज्बा जो उत्पन्न होता है उनके मन में, भागते चले जाते हैं 40 किलोमीटर तक, और वहां पर जाते देखते हैं चिथड़े हाल पड़ा है, चिथड़े पड़े हुए हैं। लोगों की जो आवाजें हैं वो आज भी उनके मन में गूंजती है, उनके कानों में गूंजती है। देखते रहते हैं वहां पर खड़े होकर, क्या है, क्या हुआ। ओ, भयानक घटना रही होगी। घायल की गत घायल जाने, क्या जाने जिनको, जो घायल हुआ है उसे पता होगा कि क्या होता है घायल होना।
कुछ नहीं था उनके पास, केवल पानी की बोतल थी। भर ले उसमें मिट्टी, उस जलियांवाला बाग की पानी की बोतल में, और मिट्टी को भरकर घर आए। सब लोग, कहां थे बग्गू, कहां थे, कहां थे? मां, मैं मां के पास गया था। अपने लोग मारे गए थे, क्यों मारा उनको? मैं वहां पर देखने के लिए गया था। मां, मैं मिट्टी लेकर आया। अपने लोगों का खून है मां उसमें, हम आजाद क्यों नहीं है मां? सवालों की झड़ी बरसाई जाती है। बच्चे हैं, 12 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। 12 साल की उम्र में हमें चॉकलेट का पता नहीं होता है। 12 साल की उम्र में मां क्या होती है, मातृभूमि क्या होती है, उसकी समझ उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। उनके पूजा स्थल पर वो बोतल रख देते हैं, हर रोज उसकी पूजा करते हैं, और भीतर ही भीतर एक जोश उनके मन में आता है कि मैं इसका बदला लूंगा। बचपन से ये संस्कार थे, तब जाके हंसते हंसते फांसी पर, सूली पर चढ़ना वो कोई कम बात नहीं है। इसीलिए हर रोज उसकी पूजा करते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। अफ्रीका में वो कमाल करके आ चुके थे, भारत में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया था, और समय असहकार का आंदोलन छिड़ा था। उनको लगा भगत सिंह को कि मैं भी उसमें जुड़ जाऊं। कई लोग ये मानते हैं कि भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों में जो था विचारात्मक भेद तो था, दोनों एक दूसरे का सम्मान जरूर करते थे, ऐसा नहीं। भगत सिंह इसीलिए तो गांधी जी के साथ जुड़े थे उस समय। अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करना, उसे नहीं खरीदना, तो अपने आप अंग्रेज चले जाएंगे, किंतु वो सब शांति से करना है, अहिंसात्मक तरीके से करना है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। भगत सिंह उसमें जुड़ गए, क्योंकि उन्हें तो किसी न किसी तरह से आजादी चाहिए थी बस। और असहकार आंदोलन बिल्कुल सफल भी रहा था, और भगत सिंह तो गली गली में घूमते थे, खुश हो जाते कि अब तो हम आजाद होंगे, अब तो हम आजाद होंगे। आशा थी कि अब तो हम आजाद जरूर होंगे। किंतु एक घटना ऐसी घटित हुई, अंग्रेज बहुत नसीबदार हुए होंगे, हारने की कगार पर थे, एक फिर से आग बुझने की कगार पर थी, किसी ने तेल डाल दिया। गोरखपुर के पास बिहार में चोरा चोरी कांड जो है, आप सबने उसके बारे में सुना होगा। ऐसा नहीं कि वहां पर यह जानबूझकर किया गया था, किंतु वहां पर भी लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से ये आंदोलन चला रहे थे, किंतु कुछ लोग गद्दार हमारे भी उसमें थे। दुकानदार कुछ लोग थे, वो जो अपनी जेबें भरना चाहते थे, उन लोगों ने उस पुलिस वालों को बुला लिया कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं। अगर जयचंद की नहीं मिलेंगे तो ये सारी सृष्टि कैसे चलेगी? जयचंदों की भरमार है। वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, और पब्लिक है, लोग है, जनता है, सब लोगों के एक विचार नहीं होते हैं, सबके माइंड एक तरह के नहीं होते। आ गया होगा गुस्सा किसी को, पुलिस स्टेशन जला दिया, 17 लोग मारे गए पुलिस वाले, और गांधी जी ने उस समय आंदोलन जो था वो वापस ले लिया।
बहुत निराश हुए भगत सिंह। उनको तो ये लगता था कि हम सफल हो चुके हैं, निराश हुए, ये नहीं करना चाहिए। किंतु जो कुछ होता है अच्छे के लिए। देखिए आप, अगर उन्होंने, गांधी जी ने ये आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी हमारे सामने नहीं होते। फिर वहीं से महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों के बीच जो हो विचारात्मक भेद जो था वो पड़ता है। भगत सिंह को लगता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, तो आवाज उठानी होगी, लड़ना होगा, गोलियों से लड़ना होगा, और उसी रास्ते पर चलते हैं। फिर उस समय एक गरम दल और एक नरम दल, दो प्रकार के दल बन जाते हैं। गरम दल वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या और जो क्रांतिकारी थे वो थे, और नरम दल वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। फिर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस लिया। भगत सिंह बहुत दुखी हुए, और ये घटना जो थी वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखते दोस्तों फिर क्या होता है। अब वो भगत सिंह नौजवान भारत सभा जो थी उसके फाउंडर भी बने। फिर उन्होंने विलय कर दिया उसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। चंद्रशेखर आजाद के साथ वो जुड़ जाते हैं, क्रांतिकारी प्रवृत्तियां करते हैं, अंग्रेजों को लूटते। काकोरी स्टेशन की लूट जो है आप सबको पता है, और काकोरी जो लूट हुई थी उसमें जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी की सजा होती है। बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किंतु उस समय एक घटना ऐसी घटित हुई कि साइमन कमीशन जो था वो आ रहा था, और लाला लाजपत राय ने ये कहा कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, शांति से विरोध के, नरम दल वाले जो थे। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह, जैसे हमने कहा कि ये भगत सिंह और इन दोनों के साथ जो विचारात्मक भेद था, किंतु चलो उनको लगा कि ये एक साथ जरूर देते हैं, साइमन गो बैक हम कहेंगे, और भगत सिंह उनके साथ जुड़ जाते हैं अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ। वो भी शांति से प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस समय भी लाठीचार्ज होता है, भयानक लाठीचार्ज होता है, और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय तो विचारात्मक भेद जरूर था भगत सिंह और उन सबके बीच, किंतु वो उनके पिता तुल्य थे। उनको दुख हुआ कि ये तो भेद जरूर है, किंतु ये हमारे पिता तुल्य, हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। और उसके मन में तो हुआ कि जिसने भी ये लाठीचार्ज किया ना उसको मार देंगे। फिर उसकी प्लानिंग होती है उनकी। लाहौर कोतवाली के सामने वो सब टहलने लगते हैं, प्लानिंग पूरी होती है। भागना तो बिल्कुल कठिन काम था, किंतु वो स्कूल की ओर से भागने वाले थे। इस प्रकार की प्लानिंग होती है। चंद्रशेखर आजाद एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ उनके जो साथी मित्र है वो थे जय गोपाल, जो जय गोपाल बाद में उनके ही विरुद्ध में वो देते हैं गवाही, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी होती है। अब 17 दिसंबर 1928 के करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स आते। मारना था किसी और को, स्कॉट को शायद मारना था, और सॉन्डर्स निकल आते। अब आते ही राजगुरु जो है वो एक गोली दाग देते। अब गोली दागी तो दो और लोग भी निकल आएंगे। तो भगत सिंह ने आते ही तो और 3 गोलियां मार दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा भागो। एक इंडियन पुलिस वाला उनका पीछा करता है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि तुम मत आओ, हम इंडियन को नहीं मारना चाहते, हम भारतीयों को नहीं मारना चाहते, किंतु वो नहीं मानता है तो उसको भी गोली मारनी पड़ती है। 17 दिसंबर
1928 की बात है। और सॉन्डर्स हत्याकांड होता है। अब तो बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई। भगत सिंह ने और उनके क्रांतिकारी मित्रों ने सभी जगह पर्चे चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है, और उसके कारण लोगों के अंदर जोश उत्पन्न हो गया। अंग्रेज सत्ता जो थी, अब उसको पता चला किसी न किसी प्रकार से इसको पकड़ना पड़ेगा। अब भगत सिंह का यहाँ पर रहना, लाहौर में रहना बिल्कुल कठिन काम था। इसीलिए उनकी क्रांतिकारी साथी दुर्गा भाभी, जिसे वो कहते हैं, दुर्गा भाभी को कहा जाता है कि वो उनकी पत्नी का रोल निभाए। आज हम जो भगत सिंह की फोटो देख रहे हैं वो कैप में और मूछे वाली, वो अब बनती है। पहले तो वो जो सिख थे पगड़ी वाले थे, किंतु बाद में वो भागने के लिए ये लुक अपनाते ही, ये हुलिया जो है वो बदल लेते। बाल कटवा दिए, दाढ़ी निकाल दी, मूछें लगा ली, कैप पहन ली, ओवरकोट पहन लिया, बिल्कुल अंग्रेज की तरह, और दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी बना लिया रोल प्ले करने के लिए। राजगुरु को अपना नौकर बना लिया, और रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और पुलिस वालों के सामने से वो निकल जाते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है, और वो कोलकाता निकल जाते हैं। वहां पे जाके उन्होंने फिर से ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जो थी वो शुरू कर दी। तो इस प्रकार भगत सिंह इतने चालाक भी थे, भीतर से उतने नरम भी थे। क्रांतिकारी जरूर थे, छोटी थी उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, जिस उम्र में हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या करें क्या न करें, उस उम्र में तो उन्होंने बहुत कुछ काम कर लिए थे। फिर उसके बाद एक घटना और घटित होती है कि असेंबली में बम फेंकने की योजना बनती है। लोगों ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें अपनी आवाज को सुनाना है तो असेंबली में जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, वहां जाओ और बोलो। तो वो तो कैसे कर सकते थे। फिर उन्होंने बम बनाया और फिर असेंबली में सेंट्रल की बात वहां पर होती थी, इसलिए वहां पर बम फोड़ने की योजना बनती है। फिर वो पर्चे बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। ऐसे पर्चे लेकर वो निकल जाते हैं, बिल्कुल माहौल। और वहां पर वो चाहते थे कि किसी और की जान न जली जाए, इसीलिए कोई सुनसान जगह पे जहां पर वो पब्लिक ना हो, वहां पर वो केवल धमाका करना चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि हमारी आवाज अंग्रेज सुने, क्योंकि मजदूरों के प्रति या मजदूरों के लिए जो बिल लाया जाता था उनमें उसका विरोध था, क्योंकि शोषण के खिलाफ थे, लेनिन को पढ़ते थे, इसीलिए शोषण के खिलाफ थे। वो कहते थे कि शोषण करने वाला चाहे अंग्रेज हो या भारतीय, वो मेरा दुश्मन है। इसलिए वहां पर वो बम फेंकते हैं, धमाका जोर से होता है, धुआं धुआं हो जाता है। वो चाहते तो वहां से भाग जा सकते थे, भाग लेते, भागे नहीं। उनको पता था कि मैं भागूंगा तो लोगों का जोश नरम हो जाएगा। पर्चे उछालते रहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। खड़े रह जाते और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते, और फिर वो पकड़े जाते हैं। 2 साल तक जेल में रह भी रहते हैं, वहां पर भी अपना काम शुरू कर देते हैं। भगत सिंह तो ऐसा व्यक्तित्व था, वो तो कहते थे कि मैं एक ऐसा पागल हूं जो हमेशा आजाद रहता, जेल में भी आजाद हूं। अंग्रेज लोगों ने सिर पकड़ लिया, क्या है ये मामला। वहां पर भारतीय कैदी और अंग्रेज कैदी के बीच में भेदभाव रखा जाता है। वहां पर एक एक रूम में 10-15 लोग रखे जाते थे। वहां पर खिड़की नहीं थी, हवा की सुविधा नहीं थी, खाना पीना अच्छा नहीं था। इसके लिए भी वो आंदोलन जेल में बैठ के करते हैं, और यतीन्द्र नाथ की मृत्यु भी हो जाती है। किंतु भगत सिंह टस से मस नहीं होते, अंग्रेज सरकार को उनकी मांग को मानना पड़ता है।
फिर एक दिन वो दिन आता है जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा आएगा। उनको फांसी होती है। दोस्तों, वो जेल में भी पढ़ा करते थे, किताबें ही किताबें पढ़ते थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते। उन्होंने तो कह रखा था कि जो भी उनसे मिलने के लिए आए एक किताब जरूर लेकर आए। क्या आप कहेंगे कभी कि जो मुझे मिलने आए वो एक किताब लेके जरूर आए? कहाँ टाइम है, कहाँ समय है पढ़ने का? किसी को भूल गए हम सब पढ़ना। किताबें, आज किताबें गुलाम हो चुकी है और उस गुलामी की जंजीरों से उसको बाहर निकलने का काम हमें करना पड़ेगा, किंतु हम नहीं कर पा रहे। पढ़ते थे, बहुत पढ़ा उन्होंने, बहुत सारे लेख भी लिखे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बायोग्राफी भी लिखी थी, किंतु उस समय न जाने क्या हुआ होगा, जेल प्रशासन ने उसको जला दिया, क्या किया होगा कुछ पता नहीं। बहुत सारे पत्र भी उन्होंने अपने सगे संबंधियों से लिखे। जेल में बैठकर भी वो क्रांति का काम कर रहे थे, लोगों को पत्र भेज रहे थे। जेल में बैठकर काम तो शुरू था। फिर लेख भी बहुत लिखे उन्होंने। कुछ लेख मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। कुलदीप नायर जी ने लिखा है उनकी बायोग्राफी के बारे में, पढ़िएगा समय मिले तो। भगत सिंह की बायोग्राफी है, कुलदीप नायर उसके लेखक हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे घटित होती रही। भगत सिंह जेल में थे, फांसी की सजा हो चुकी थी। उनकी फांसी की सजा के विरुद्ध में लोग मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय या और लोगों ने उनकी सजा कम करवाने के लिए भी प्रयत्न किए, किंतु भगत सिंह तो बिल्कुल, वो तो मना करते हैं कि मुझे सजा कम करवाने की जरूरत, मुझे फांसी ही चाहिए। कि वो जानते थे कि अगर उनको फांसी मिलेगी तो ही लोगों के अंदर जोश आएगा। छोटी सी उम्र, माँ की इच्छा रही होगी बग्गू शादी कर ले, अच्छी सोनी कुड़ी मिलेगी, तेरा ध्यान रखेगी, अच्छी रोटियां खिलाएगी, कि उन्होंने कह दिया था कि मेरी तो माँ एक ही है, भारत माता, और उनसे मेरी शादी हो चुकी। मैं भारत माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए। आज का युवा क्या अपनी मातृभूमि के लिए सब छोड़ सकता है क्या? छोटी छोटी घटनाओं में, या रिजल्ट कम आया, या मनचाही लड़की नहीं मिली, शादी मनचाही लड़की से नहीं हुई, ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के कारण फांसी के फंदे तक खुद ब खुद लगा लेने वाले भगत सिंह ने तो लगाया था, किंतु हम खुद भी ऐसा करते, आत्महत्या करने पर तुले हैं। क्यों? अरे देखिए हमारे इतिहास को, आप अपने इतिहास को देखिए, कैसे लोग थे, हम किसकी संतान हैं, देखिए तो सही। और उनको फांसी की सजा हो जाती है। फांसी की सजा हो जाती है, उसके बाद जब अंत समय में उसको कहा जाता है कि तुम्हें फांसी की सजा, बिल्कुल मुस्कुराते हुए अंदाज में, अंग्रेजों को आश्चर्य होता है, ये लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता। वो दिन आ जाता है, पर अंग्रेजों को पता चलता है कि अगर हम राह देखते रहे, फांसी की सजा देने की तारीख नहीं होती है, किंतु अगर वो तय तारीख को फांसी देंगे तो तूफान आ जाएगा, इससे अच्छा है कुछ और रास्ता निकाल लें। आमतौर पर सुबह में फांसी दी जाती है। उनको कहा जाता है, आखिरी इच्छा पूछी जाती है भगत सिंह से, वो कहते हैं कि मैं ये लेनिन की जीवनी, आखिरी समय में लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और वो कहते थे कि मुझे पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से तो मिल तो ले, फिर पूरा करके वो किताब को छत की ओर उछालते हैं, निकल जाते हैं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खाते मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। खाते हुए निकल जाते, फांसी के फंदे को चूमते लगा लेते और एक इतिहास खत्म होता है। ऐसे थे भगत सिंह। बाद में कहा जाता है कि उनको लाश जो है वो कोई देखने के लिए तैयार, वहां पर जो थे पुलिस वाले, उनको कहा जाता है कि आप उसको देखिए और चेक कीजिए, वो तैयार नहीं था। कहा जाता है कि उनकी लाश के टुकड़े कर लिए और फेंक दिए गए, अध जली लाशें थी, लोगों ने उसको दाह संस्कार किया। ऐसे थे हमारे वीर सपूत भगत सिंह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है और इनको भी राष्ट्रपुत्र का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले ये लोग हैं और उस मातृभूमि पर उन्होंने अपना शीश कटवा लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है। अब देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में। बहुत उनका जीवन कठिन संघर्षों में बीता, पूरा जीवन मातृभूमि के लिए लगा दिया। ऐसे भगत सिंह और उनके बारे में बोलने का मौका मिला। खास करके आज के युवाओं, आदर्श प्रेरणा स्रोत है भगत सिंह का जीवन। छोटी छोटी बातों में हार जाने वाले युवाओं के लिए भगत सिंह का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। हमारे आदर्श ऐसे लोग होने चाहिए जिसके सुनकर या देखकर हमें अंदर भीतर भीतर आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। तो आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे बोलने का मौका मिला। जिन लोगों ने सुना है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। लिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।